हाँ जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वील स्टार्ट विथ क्वांट्स। ठीक है। एंड क्वांट्स में अपन चीज़ें स्टार्ट करें उसके पहले आई जस्ट वांट टू कंफर्म फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू। राइट। कुछ चीज़ें हैं जो मैं जस्ट एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपके पास है या नहीं है। ठीक है। हैव यू बॉट द टेक्सास का BA2+ कैलकुलेटर? क्वांट कर रहे हो ना, मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। तो आपके पास टेक्सास BA2+ कैलकुलेटर है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? द फिजिकल वन लाइक दिस? नहीं है। ठीक है, चलिए। जिनके पास नहीं है, क्या उनके पास ऐप है? मोबाइल में उनके ऐप है? डू यू हैव द ऐप इन योर मोबाइल फोन? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बस। इसके अलावा मुझे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप लोगों से कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो यार, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ये फर्स्ट टाइम आप फाइनेंस पढ़ रहे हो। ठीक है। यू आर स्टडिंग फाइनेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड मेरा हमेशा से एक शिकायत रहा है कि जब भी फाइनेंस का इंट्रोडक्शन किसी स्टूडेंट के साथ किया जाता है, राइट, तो वो बहुत ही शैलो लेवल पे कर दिया जाता है, वो बहुत ही थियोरेटिकल और एकेडमिक लेवल पे कर दिया जाता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द CFA इंस्टीट्यूट कि उन्होंने ऐसा कुछ भी, वो जो इंट्रोडक्शन में चाह रहा था देना, उसको सिलेबस में इंक्लूड नहीं करा है। कारण कि अगर उसको सिलेबस में इंक्लूड कर देंगे तो फिर 100% आपको वो दायरे में रह के ही पढ़ना पड़ेगा ऑथर के हिसाब से। राइट। तो मैं आप लोगों को है ना, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट, इन जनरल। बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप पोर्टफोलियो, अगर आप CFA कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो फाइनेंस, कोर फाइनेंस में ही आप करियर बनाओगे आगे जाके, राइट। तो कभी भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार फाइनेंस है क्या चीज, राइट, व्हाट इज फाइनेंस, तो मैं उसको क्लियर जवाब दूंगा दैट यार फाइनेंस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग मनी एंड असेट्स, है ना। फाइनेंस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग मनी एंड असेट्स while you are managing them। ठीक है। वॉट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव? कि सर ठीक है, चलो मैनेज तो कर रहे हैं अपन, मनी को, पैसा मैनेज कर रहा हूं, असेट्स मैनेज कर रहा हूं। ठीक है। लाइबिलिटी का मैनेजमेंट मनी में आ जाता है। लाइबिलिटी मतलब जो मुझे किसी को देना है, असेट मतलब जो मेरे पास है, दिस कैलकुलेटर इज माई असेट। राइट। इफ आई हैव टू पे अ बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, वो मेरी लाइबिलिटी है। द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ। ये मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। सर ये समझ में आया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, बट किसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है ये बताओ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। सर शेयर होल्डर्स मतलब ये समझा नहीं मैं, क्या होता है शेयर होल्डर का मतलब? सिंपल सा लॉजिक है भाई। शेयर होल्डर का मतलब है जिसका पैसा लगा है वो आदमी। मतलब अगर मेरी फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में मैंने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेटअप करके रखा है, मैंने CFAs को हायर किया हुआ है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया हुआ है, तो उन लोगों का मेन काम क्या करना होगा? उनका मेन काम होगा कि सर हमको मैनेज करना है आपकी कंपनी के पैसे को और आपकी कंपनी के एसेट्स को। पैसे को मैनेज करने का क्या मतलब है कि अपने पास बहुत ज्यादा कैश तो नहीं पड़ा हुआ है कहीं। क्या कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा होना इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? कि एक बिजनेस के पास बहुत कैश है, छोटा सा बिजनेस है, सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है, और मेरे पास 40-50 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ, इट्स अ बैड थिंग। वाई? बिकॉज कैश तो डेड एसेट है। कैश अगर आपकी तिजोरी में पड़ा हुआ है तो आपको कोई पैसा थोड़ा ना कमा के दे रहा है, राइट? समझिए। तो पैसे को मैनेज करेंगे हम, आपको ये भी बताएंगे फाइनेंस में, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे की जरूरत है। अच्छा ये भी बता दोगे? हाँ ये भी बता देंगे आपको। ये भी बता देंगे कि आपको पैसा कहां से लेके आना है, अगर जरूरत है पैसे की तो कहां से लेके आना चाहिए। ठीक है। फिर हम आपकी असेट्स भी मैनेज करेंगे। असेट्स का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करेंगे। ठीक है। इन जनरल दैट इज असेट्स, पैसा और असेट्स। ठीक है। फैक्ट्री मैनेजमेंट इज नॉट माई जॉब कि फैक्ट्री का ऑपरेशन करना है, दैट इज नॉट माई जॉब, राइट। और ऐसा मैनेज करेंगे कि इससे हम मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकें, मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ को बढ़ाना, फाइनेंस का एक लौता ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, खत्म बात। ध्यान से समझना।
किसकी वेल्थ को बढ़ाना? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स कौन है? जिसका पैसा लगा है। ये चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज सब लोगों को क्लियर है? क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर है? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलो, ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था जो मुझे आपको समझाना था। आई विल नॉट डेविएट मच, डोंट वरी। और हम लोग क्या करेंगे, जब जब बीच बीच में ऐसी कुछ चीजें होंगी जो आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर करिकुलम बेटर, वो मुझे पहले समझना जरूरी है। उसी को मैं प्री रिक्विजिट बोलता हूं, है ना? वही प्री रिक्विजिट है। इसमें कई सारी चीजें तो सीएफए इंस्टीट्यूट ने जो ऑथराइज्ड प्री रिक्विजिट बनाया है, जो करिकुलम बनाया है प्री रिक्विजिट का, उसमें इंक्लूड किया हुआ है। बट कई सारी चीजें हैं जो सीएफए इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड नहीं करी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू, आई विल टेल यू एक्सप्लिसिटली कि ये चीजें भाई अपने करिकुलम का पार्ट नहीं है। ठीक है? कंसेप्ट नंबर 2 समझना। कंसेप्ट नंबर 2 का मतलब है रिस्क एवर्जन थ्योरी। ध्यान से समझिए। सर, थ्योरी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी? थ्योरी का मतलब है ये लोगों का सोचना है, किसी का सोचना है कि ऐसा हो सकता है। राइट? इट इज अ थ्योरी। सर, क्या ये प्रूफ नहीं हुआ है? समझना, प्रूफ हुआ है बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि 2+2, या मैं ऐसे ही बता देता हूं कि मेरे हाथ में एप्पल है। ठीक है? अभी एप्पल अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। ठीक है? दिस इज कंक्लूसिव। तो ये रूल है। ठीक है? लॉ है, ग्रेविटेशन। राइट? दैट इज थ्योरी। अभी तक कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं हो पाया है। सर, रिस्क एवर्जन थ्योरी का क्या मतलब होता है? देखो, सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये फिनेंस है, ठीक है, दिस इज फिनेंस, तो क्या आप ये बोलोगे कि सर फिनेंस में अगर एक साइड पे रिस्क है तो देर इज ऑलवेज अ रिटर्न ऑन अनदर साइड? मतलब, सर मतलब ये है कि बिना रिस्क लिए आप रिटर्न कमा नहीं सकते। ठीक है? और इसका मतलब दूसरा ये भी है कि जहां पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है वहां पर कम रिस्क है ना? ये मतलब है एग्जैक्टली कि जहां पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है वहां पर कम रिस्क है। नहीं, उल्टा है। जहां पर ज्यादा रिटर्न है वहां पर ज्यादा रिस्क है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? देयर कैन नॉट बी एनी रिटर्न विदाउट द रिस्क। अगर रिस्क है तो ही रिटर्न मिलेगा, और अगर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो उसके लिए रिलेटिव बेसिस पे मैंने ज्यादा रिस्क लिया है। ये बात ध्यान रखना। आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कम रिस्क पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। सर, ये मैं कंपेयर किससे करूंगा? कि मतलब कम रिस्क मतलब किसके कंपैरिजन में कम रिस्क? समझ रहे हो आप? कि आप बोल रहे हो जो कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है विथ द अदर अल्टरनेटिव। समझिए। सर, मैं समझ नहीं पाया, एक बार समझा देना जरा। ऐसे ही समझाता हूं। आपके पास 100 करोड़ रुपया है। ठीक है? यू हैव, से फॉर एग्जांपल यू हैव $100 बिलियन। लेट्स गो इंटरनेशनल, राइट? वी आर लर्निंग सीएफए नाउ। तो यू हैव $100 बिलियन टू इन्वेस्ट। कहां पर इन्वेस्ट करना चाहते? वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप बिजनेस? छोटी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं। डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज? नहीं। आई रियली डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। $100 बिलियन इज टू मच। राइट? क्लोज टू लाइक 7 लाख करोड़ रुपया होता है। आई विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। ठीक है? तो श्रीराम फाइनेंस का बॉन्ड आ रहा है नेक्स्ट मंथ। क्या उसमें इन्वेस्ट कर दूं $100 बिलियन? नो, राइट? आई कैन ओनली इन्वेस्ट विद गवर्नमेंट्स। यस और नो? आई कैन इन्वेस्ट विद सेंट्रल बैंक्स। कारण क्या है? इतनी कैपेसिटी उनके पास ही है। तो अब है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अदर अल्टरनेटिव्स की यार मैं ग्लोबली कहां कहां पर इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मेरे सामने दो अल्टरनेटिव्स आए। समझिए, मेरे सामने दो अल्टरनेटिव्स आए। एक ऑल्टरनेटिव नंबर 1 कि आप यूएसए में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है? और यूएसए में डॉलर टर्म्स में इन्वेस्ट करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो 6% मिलेगा इस डॉलर अमाउंट पे। परफेक्ट, समझ में आ गया। मतलब $100 बिलियन एक साल के बाद $106 बिलियन हो जाएगा। परफेक्ट। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप है ना पैसा तालिबान कोऑपरेटिव बैंक में डालो, अफगानिस्तान में पैसा डालो। डॉलर टर्म्स में ही लेंगे वो आपसे पैसा, $100 बिलियन लेंगे। और वो आपको बोलेंगे नेक्स्ट ईयर कि हम भी आपको 6% देंगे। अगर अमेरिका आपको 6% देगा तो मैं भी दूंगा। पैसा कहां पर डालोगे?
Where do you put your money? You'll put your money over USA. Over USA, right? समझना इधर, मेरी बात ध्यान से समझना. प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड. आई नो मैंने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल थोड़ा एक्सट्रीम लिया आपको समझाने के लिए, है ना. मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग कर देता हूं और मैं इसको बोल देता हूं कि ये जो $100 बिलियन है, ये आप मान लो ये आपका वियतनाम दे रहा है. कहां पर पैसा लगाओगे? अभी भी क्या आंसर यूएसए ही रहेगा? अभी भी आंसर यूएसए रहेगा. परफेक्ट. समझना इधर ध्यान से, प्लीज अंडरस्टैंड. अभी जो आपका बिहेवियर है, क्या ये रिस्क अवॉइड करने वाला बिहेवियर है क्या? हाँ. समझना, आपने अभी क्या रिस्क अवॉइड कर दी क्या? कारण क्या था पता है? क्योंकि रिटर्न सेम थे ना. सर सिंपल सी बात है, दोनों जगहों पर मेरे को सेम रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मेरे को आंखों से देख के समझ में आ रहा है. आई डोंट नीड टू रन एनी मॉडल. मेरे को कोई क्वांटिटेटिव थ्योरी नहीं लगानी है. क्या आंखों से देख के समझ में आता है कि $100 बिलियन डूबने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी वियतनाम में है एज कंपेयर टू यूएसए? यस और नो? एब्सोल्युटली यस. तो अगर वियतनाम भी मुझे 6% दे रहा है और यूएसए भी मुझे 6% दे रहा है, 6% दे रहा है, तो मैं रिस्क को अवॉइड करते हुए यूएसए चला जाऊंगा. समझना, अभी आपने रिस्क को अवॉइड करा है. प्लीज ध्यान से समझना. और अगर अब मैं थोड़ा सा गेम चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा गेम चेंज कर देता हूं. मान लो आप ट्रिलियनर हो, यू आर द फर्स्ट ट्रिलियनर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, है ना. और वियतनाम अब आपको 26% का रिटर्न दे रहा है. ऑनेस्टली बताना, थोड़ा जिगर रखो. आपके पास $1,000 बिलियन है. सिर्फ $100 बिलियन आपको देना है. ओनली 10% ऑफ योर एंटायर वेल्थ. कहां पर पैसा लगाओगे? आई एम एब्सोल्युटली फाइन अगर आप यूएसए भी बोलते हो तो. नहीं नहीं, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, आप और मत. डोंट डोंट ट्राई टू सीक मोर इंफॉर्मेशन. आई एम एब्सोल्युटली फाइन अगर आप यूएसए भी बोलते हो तो. देखना, प्लीज अंडरस्टैंड, ध्यान से समझना. ये जो रिस्क एवर्जन थ्योरी है ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड. अगर अब आप ये बोल रहे हो कि मैं वियतनाम में पैसा लगाऊंगा, तो आप है ना रिस्क एवर्स हो. कारण क्या है पता है? समझना इधर, कारण क्या है पता है? कारण ये है कि आप रिस्क लेने को तैयार हो अगर आपको उसके अगेंस्ट में रिटर्न मिल जाए तो. क्या मैं सही हूं? समझना, अभी you need to understand, you are ready to take the risk. It is not that कि you are avoiding the risk, but there is one individual जिसने अभी भी बोला था कि मैं 6% पे यूएस में पैसा लगाऊंगा rather than वियतनाम में 26%. क्या वो जेंटलमैन ने रिस्क को अवॉइड करा है क्या? क्या उस जेंटलमैन ने रिस्क को अवॉइड करा है? दैट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क. अच्छा समझना, जब ये दोनों 6% थे, when USA was also 6% and Vietnam was also 6%, तब अगर कोई बंदा वियतनाम बोल देता तो क्या मैं उसे रिस्क लवर बोलता क्या? यार इस बंदे को सट्टा खेलना पसंद है. समझ रहे हो? अगर यूएसए जैसी सेफ इकोनॉमी 6% दे रही है तो भी तू वियतनाम में जा रहा है 6% के लिए, इसका मतलब है यू नीड थ्रिल इन योर लाइफ, है ना. यू लाइक व्हेन योर मनी गोज डाउन. तीन तरह की थ्योरीज चलती हैं फाइनेंस में. एक होता है रिस्क अवॉइडेंस थ्योरी. रिस्क अवॉइडेंस थ्योरी का क्या मतलब है पता है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको आसानी से, आप उसको किसी रिलीजन या किसी है ना रीजनल बायस में मत लेना. ठीक है? आप लोगों को पता है जो मराठी लोग होते हैं, जो पीपल फ्रॉम नेटिव महाराष्ट्र, राइट, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च करते हैं. एंड दे हैव दिस इनहेरेंट टेंडेंसी टू सेव मनी. वो बहुत पैसा बचाते हैं. बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा बचा के बैंक में एफडी करके आना है. समझ रहे हो आप? तो जो वो एटीट्यूड है ना कि नहीं मैं तो इक्विटी में पैसा डालूंगा ही नहीं, अपन तो एफडी में ही मस्त है बिल्कुल, वो जो एटीट्यूड है वो रिस्क अवॉइडर वाला एटीट्यूड है. सर पैसा डालना, एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, रिटर्न कितना मिलेगा? 100%. डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिस्क ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल देता हूं. आई एम नॉट हेटिंग द रिस्क, यू नीड टू अंडरस्टैंड. जो रिस्क एवर्जन है, मैं रिस्क को हेट नहीं कर रहा हूं. आई एम ओके टू टेक द रिस्क,
बट क्या मुझे उस रिस्क के अगेंस्ट में आप एडिक्वेटली कंपनसेट कर सकते हो क्या? अगर हां तो ही मैं वो रिस्क लूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेडी टू टेक रिस्क इफ कंपनसेटेड एडिक्वेटली। क्या आप लोगों को रिस्क एवर्जन थ्योरी समझ में आई है? दिस इज द सेंटर, द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ इंटायर कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैं आपको हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब ईच एंड एवरी टॉपिक हम या तो ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे उसमें घुसा के, या फिर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। ठीक है, दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर फॉर्चुनेटली नॉट द पार्ट ऑफ सीएफए इंस्टीट्यूट करिकुलम, सीएफए लेवल 1 करिकुलम। बट ये जो रिस्क एवर्जन थ्योरी है, इस थ्योरी पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलओएस है जो हमारा आज इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं और हम लोग है ना क्वांट्स को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। देखना यार, जब मैं क्वांट की बात करता हूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा करिकुलम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, नंबर वन, एक है मेरी प्री रेक्विजिट्स, प्री रेक। ठीक है, और दूसरा है मेरी कोर रीडिंग्स। क्या कोर रीडिंग्स का मतलब अपन ने समझा था कि हर सब्जेक्ट को वो रीडिंग बोलता है ना? एक सब्जेक्ट को एक रीडिंग, एक चैप्टर को एक रीडिंग बोलता है। ठीक है, तो एक कोर रीडिंग्स है मेरी। प्री रेक्विजिट जो है ना, ये प्री रेक्विजिट भी तीन अलग अलग प्री रेक्विजिट दे रखे हैं। एक प्री रेक्विजिट है मेरे पास क्वांट का, एक है मेरे पास एफएम का, और एक है मेरे पास इको का। समझना, तीन अलग अलग प्री रेक्विजिट है, और कोर रीडिंग्स तो 10 हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हम क्या करेंगे पता है? अगर अब मैं क्वांट स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मैं क्वांट स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्वांट में मेरे जो प्री रेक्विजिट है मुझे वो पढ़ना जरूरी है। सर ये प्री रेक्विजिट कौन कौन से क्वांट में? सबसे पहले है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए एक मैप बना रहा हूं यहां पर आपके दिमाग में, ताकि आप लॉस्ट ना हो जाओ, क्योंकि क्वांट अब बहुत लंबे समय तक चलेगा ना। ठीक है, एंड सेकंड है यहां पर बेसिक स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। उसके पहले यहां पर थोड़ा सा आ जाता है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स के पहले आ जाता है यहां पर डेटा विजुअलाइजेशन एंड डिस्पर्शन। समझना, व्हाट इज दिस? ये तीन चीजें सीएफए इंस्टीट्यूट ने प्री रेक्विजिट में डाली हैं। प्री रेक्विजिट जो है, इट इज नॉट टेस्टेबल, ये टेस्टेबल नहीं है, डोंट वरी। अगर आपको कोई एक ऐसा एलओएस मिलता है, कोई ऐसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट मिलता है जो प्री रेक्विजिट में है और आपकी कोर रीडिंग में है ही नहीं कहीं भी, उस पे से क्वेश्चन नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। राइट, मैं फिर बता रहा हूं, ये जो है ये 100% टेस्टेबल है। ऐसे डाउट्स लास्ट तक ना बचें, सिली डाउट्स, इसलिए हम अभी एकदम स्लो चल रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, बात करते हैं आज, इसी से खोलेंगे अपन अपना दुकान। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा जब आपके पास आता है बड़ा, तो उसको विजुअलाइज करो कि वो कैसा दिखेगा, अगर वो चार्ट पे दिखता है तो। एंड डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मतलब डेटा का फैलाव कैसा है। ठीक है, ये जो डेटा है इसको अगर मैं अलग अलग डेटा पॉइंट्स पे एनालाइज करता हूं तो क्या बेसिक चीजें आती है? मीन, मीडियन, मोड, एवरेज। क्या ये सब टर्मिनोलॉजी सुनी हुई है? 10th क्लास, 8th क्लास में मीन, मीडियन, मोड, 7th क्लास में पढ़ा होगा। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। राइट, बार ग्राफ्स भी बनाए आपने डेटा के, याद है आपको ग्रीन कलर के पेपर के ऊपर कि ये मीन यहां पर है, मोड यहां पर है। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। राइट, वो सब चीजें हमें वापस पढ़ना पड़ेंगी। ठीक है, एंड सेकंड, मेरे को मेरा बेसिक कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये क्यों पढ़ना पड़ेगा पता है? ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, मैंने फिर आपको बोला है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप जितना अच्छे से पढ़ लोगे, आपका ना सिर्फ फिनेंस, आपका कॉर्पोरेट इशूअर वाला पार्ट, आपका क्वांट का पार्ट, ठीक है, आपका फिक्स्ड इनकम का पार्ट, ये तीनों पार्ट आपके सॉर्ट हो जाएंगे लेवल 1 में और लेवल 2 में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छे से करना, इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करना। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर वी विल बी इक्विप्ड एंड विल बी बिकम यूज टू
विथ कैलकुलेटर। हम बहुत यूज टू हो जाएंगे कैलसी के साथ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अब ये प्रीरेक्विजिट जो है ना, ये मैं आपको समय समय पर कराऊंगा। मैं अभी कंटिन्यूअसली सारे प्रीरेक्विजिट नहीं करा रहा हूं। तो अभी हम लोग है ना सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रीरेक्विजिट स्टार्ट करेंगे, फिर बेसिक स्टैटिस्टिक्स का प्रीरिक्विजिट में कराऊंगा जब एडवांस स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एडवांस स्टैटिस्टिक्स भी है मेरे पास आगे।